हेलो, आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। पहले हम ये समझते हैं कि हम अमोनिया का यूज कहाँ करते हैं। अमोनिया का यूज हम केमिकल इंडस्ट्री में यूरिया फर्टिलाइज़र को बनाने में करते हैं। हम अमोनिया का यूज कहाँ करते हैं? यूरिया फर्टिलाइज़र को बनाने में। यूरिया फर्टिलाइज़र को बनाने में करते हैं। जब हम अमोनिया प्लस CO2 को रिएक्टर में रिएक्ट कराते हैं तब हमारी यूरिया का फॉर्मेशन होता है। बट प्लांट में क्या होता है कि हमें प्लांट में अमोनिया को स्टोरेज करना होता है टैंक्स में। क्यों टैंक्स में स्टोरेज करना होता है? एक्सेस अमोनिया होती है, कौन सी? एक्सेस अमोनिया एक्सेस में जितनी अमोनिया बनती है कि मतलब हम समझते हैं कि अगर हमारा प्लांट में अमोनिया का प्रोडक्शन 1520 मेट्रिक टन पर डे है और कंजप्शन उसका 1320 मेट्रिक टन पर डे जा रहा है, तो बाकी की जो रिमेनिंग रहेगी वो हमें टैंक्स में स्टोरेज करनी पड़ेगी। टैंक में स्टोर करने पर क्या होता है, आप अमोनिया को जिस टैंक में स्टोर करेंगे वहाँ पे सेल्फ वेपराइज होगी। क्या होगी? सेल्फ वेपराइज, सेल्फ वेपर बनाएगी। सेल्फ वेपर बनाएगी जिससे क्या होगा, हमारा टैंक का प्रेशर बढ़ेगा। और हमें क्या होता है कि वेसल या टैंक जिसमें हम अमोनिया को स्टोर करते हैं, हमें क्या करना होता है, जिस भी वेसल या टैंक में हम अमोनिया को स्टोर करते हैं उस वेसल या टैंक का प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्योंकि प्लांट का जो ऑपरेशन है वो सेफ कंडीशन पर रहना चाहिए, क्योंकि अमोनिया जो है वो एक हजार्डियस केमिकल है। अब अमोनिया सेल्फ वेपराइज क्यों होती है जानते हैं हम। अमोनिया सेल्फ वेपराइज इसलिए होती है क्योंकि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। कि क्या होता है? वेरी लो होता है, -33.34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथ ही साथ इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं यानी इंटरमालिकुलर जो फोर्स होते हैं वो वाटर के रिस्पेक्ट में वीक होते हैं। वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेज कंपेयर्ड टू वाटर। हाई वेपर प्रेशर अमोनिया क्या होता है, हाई वोलाटाइल नेचर की होती है। इसमें वेपर बनाने की अमोनिया की वेपर बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये करीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8.5 एटीएम के अप्रॉक्स वेपर प्रेशर क्रिएट करती है। अमोनिया का वेपर प्रेशर कितना हो, साथ ही साथ इसकी जो हम अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो एक प्रॉपर्टी है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमोनिया जो होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो रहता है। वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेज होते हैं कंपेयर टू वाटर। हाई वेपर प्रेशर रहता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। अब हम अमोनिया को कूल करेंगे, उसको लिक्विफाइड करेंगे, और कैसे करते हैं वो हम समझते हैं।
क्यों लिक्विफाई करते हैं? क्योंकि हाँ, अगर अमोनिया वेपर फॉर्म में रहेगी तो हमारा टैंक का प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो उन वेपर्स को हम लिक्विफाई करते हैं, उनको कंडेंस करते हैं और पुनः उन वेपर्स को लिक्विड स्टेट में बदल देते हैं। कैसे? सबसे पहले जो हमारी टैंक से वेपर आती है, माना हमने जिस वेसल में अमोनिया को स्टोर करना है वहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन हुआ, उस टैंक से वेपर बनी। वेपर जो होंगी वो हाई टेम्परेचर की होंगी, 20-15 डिग्री टेम्परेचर की होंगी। वो हमारे सक्शन सेचुरेटर में आएंगी। वेपर्स कहाँ आएंगी? सक्शन सेचुरेटर में। सक्शन सेचुरेटर में जब वेपर आएंगी तो सक्शन सेचुरेटर का काम क्या रहता है? यहाँ पर वेपर और लिक्विड पार्ट जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। केवल हमारे कंप्रेसर में वेपर पार्ट ही जाएगा, लिक्विड पार्ट कंडेंस होके नीचे रह जाएगा। केवल इसमें हमारा जो टैंक से वेपर आएंगी सक्शन सेचुरेटर में, उसमें केवल वेपर पार्ट ही हमारा कंप्रेसर में जाएगा, लिक्विड पार्ट कंडेंस होके बॉटम में रह जाएगा। यहाँ पे वेपर पार्ट यहाँ से ऊपर होके चला जाएगा। क्योंकि कंप्रेसर की जो डिजाइनिंग होती है वो काय के लिए होती है? ओनली वेपर्स के लिए। क्योंकि कंप्रेसर की जो डिजाइनिंग होती है वो काय के लिए होती है? ओनली वेपर्स के लिए, यानी कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। और लिक्विड पार्टिकल्स जाएगा, लिक्विड्स भी अगर साथ चला जाएगा तो हमारा कंप्रेसर डैमेज कर जाएगा। अब टैंक की वेपर्स आई सक्शन सेचुरेटर में, यहाँ पे वेपर और लिक्विड पार्ट सेपरेट होते हैं। वेपर यहाँ से ऊपर जाएगी और ये देखिए यहाँ से वेपर आएगी और कंप्रेसर में। कंप्रेसर का काम क्या? कंप्रेसर यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करेगा। वेपर्स जो होंगी उनका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर जो वेपर हैं वो यहाँ से निकलेंगी इस रास्ते से और निकलते हुए कंडेंसर में जाएंगी। कंडेंसर में क्या होंगी? वेपर्स कंडेंसर में जो वेपर पहुँचेंगी कैसी होंगी? वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की। उनका हाई टेम्परेचर होगा और प्रेशर भी कैसा होगा? हाई। हाई टेम्परेचर की और प्रेशर की जो वेपर जाएंगी कंप्रेस होकर, उनको हम एक कूलेंट के द्वारा यानी कूलिंग वाटर या एयर के द्वारा ठंडा कर लेंगे वेपर्स को। अब वो वेपर्स क्या हो जाएंगी? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में चेंज हो जाएंगी और रिसीवर में कलेक्ट हो चली जाएंगी। रिसीवर में क्या होगा? यहाँ पर कंडेंसर में स्टेट चेंज हो जाती है। वेपर्स जो होंगी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी। अर्थात कंडेंसर हमारा क्या करेगा? वेपर्स की लेटेंट हीट को ले लेगा। कंडेंसर क्या करेगा? वेपर्स की लेटेंट हीट को ले लेगा, टेम्परेचर ड्रॉप कर देगा, फेज को चेंज कर देगा, वेपर से उन्हें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। रिसीवर एक नॉर्मली बेसल होता है, जबकि कंडेंसर क्या होता है? एक हीट एक्सचेंजर होता है सेल एंड ट्यूब टाइप, जिसके सेल साइड में हम कंप्रेस कंप्रेस वेपर्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर की भेजते हैं। ट्यूब साइड हम कूलिंग वाटर भेजते हैं या कूलिंग एयर भेजते हैं, जिससे हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड अमोनिया वेपर्स हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की, वो कंडेंस हो जाए, उनकी फेज चेंज हो जाए। रिसीवर में हम कंडेंसर से आए अमोनिया वेपर्स या अमोनिया लिक्विड पार्ट को रिसीवर में हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक लेवल मेंटेन रखते हैं। फिर यहाँ से हम रिसीवर से ये इकोनोमाइजर एक रहता है, ये भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं? रिसीवर के एक पार्ट को हम
सेल साइड में देते हैं इकोनोमाइजर के, एक पार्ट को ट्यूब साइड में देते हैं। ये देखिए अब ये सेल साइड जा रहा है, सेल साइड देखिए जा रहा है, ये हमारा ट्यूब साइड जा रहा है। सेल साइड जो हमारा लिक्विड पार्ट अमोनिया का जाएगा वो कैसा जाएगा, एक बाल्ब से एक्सपेंशन होकर जाएगा। कैसे जाएगा, बाल्ब के थ्रू एक्सपेंशन होके, जिससे क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये ट्यूब साइड जाएगा, दूसरा पार्ट ट्यूब साइड जाएगा। तो ये एक सेल टाइप का सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ही है। ये ट्यूब साइड जाके इधर से घूमता हुआ ट्यूब के थ्रू आउटलेट हो जाएगा, और आउटलेट होके ये यहाँ से यहाँ आके यहाँ से टैंक में पुनः वापस चला जाएगा, ये लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रहता क्या है कि जो ये यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे जूल थॉम्सन इफेक्ट वर्क करता है। इस बार ये बाल्ब जूल थॉम्सन इफेक्ट पर वर्क करता है, जिसके थ्रू अमोनिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है। कूल अमोनिया सेल साइड रहती है, जबकि ये उससे थोड़ी हार्ड टेम्परेचर की अमोनिया ट्यूब साइड जाती है। जो कूल अमोनिया होती है वो सेल साइड रहेगी, ये थोड़ी सी हार्ड अमोनिया होगी, ये ट्यूब साइड जाएगी। ट्यूब में जाएगी, बट क्या होगा, ये सेल साइड वाली ठंडी है और ये ट्यूब साइड वाली गर्म है, तो सेल साइड वाली क्या करेंगी, ये कूल अमोनिया ट्यूब साइड वाली को से एनर्जी ले लेंगी। तो सेल साइड वाली अमोनिया ट्यूब साइड वाली से एनर्जी लेके अपने आप खुद हॉट हो जाएगी और अपने आप वेपराइज होकर पुनः कंप्रेसर में चली जाएगी, और ये सेकेंड सक्शन बन जाएगी कंप्रेसर का। ये कंप्रेसर का, इसको फर्स्ट सक्शन बोलते हैं, ये फर्स्ट सक्शन बोला जाता है, और ये सेकेंड सक्शन। अर्थात इस प्रकार कंप्रेसर दो सक्शन लेता है, एक सक्शन सेचुरेटर से, एक इकोनोमाइजर से। फिर से समझिए, ये जो सेल साइड वाली अमोनिया है, ये इसका टेम्परेचर जूल थॉम्सन इफेक्ट के कारण कम होता है। ट्यूब साइड वाली जो अमोनिया उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सेल साइड वाली अमोनिया क्या करती है, ट्यूब साइड वाली अमोनिया से हीट ले लेती है, खुद हीटअप होकर वेपराइज होती है, वेपराइज होकर इस यहाँ से सेल के देखिए टॉप से, इकोनोमाइजर के टॉप से, सेल्स के टॉप से आकर कंप्रेसर का सेकंड सक्शन बन जाती है। कंप्रेसर में फिर कंप्रेस हो जाती है फर्स्ट सक्शन के साथ, लेकिन ट्यूब साइड वाली जो होती है वो ट्यूब्स में ठंडा हो जाती है और आगे जाके टैंक में पुनः वापस इस बाल्ब के ओपन होकर टैंक में पुनः वापस चली जाती है, कि जो टैंक से देखिए वेपर्स आई थी और टैंक में ही पुनः चली गई चली गई लिक्विड होकर। यहाँ पे ये वेपर स्टेट में थी, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में बदल गई। इस बाल्ब का काम क्या रहता है, ये बाल्ब सबसे पहले तीनों की लेवल मेंटेन करता है, सक्शन सेचुरेटर, अमोनिया रिसीवर और इकोनोमाइजर के तीनों के लेवल जब 30% हमारे मेंटेन हो जाएंगे, तब ये वाल्व ओपन होगा और टैंक में अमोनिया जाना स्टार्ट होगी लिक्विड स्टेट में। ये अब साथ ही एक और चीज़ रहती है, ये वाल्व तभी ओपन होगा जब इसका लेवल मेंटेन हो जाए। इसका लेवल कैसे मेंटेन होगा, जब ये देखिए ट्यूब साइड वाली यहाँ पे आके और ये इधर आके, यहाँ से आके यहाँ ये इस वाल्व के थ्रू ओपन होगा और यहाँ सक्शन सेचुरेटर का एक लेवल मेंटेन करेगा, जिससे यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो कूल रहें, वेपर्स का टेम्परेचर कम रहे। सक्शन सेचुरेटर की डिज़ाइन जो होती है, इसमें डेमिस्टर पैड या मिस्ट एलिमिनेटर लगा होता है, वो अभी हम आपको समझाएंगे कैसे वर्क करता है।
पहले हम परिभाषा को समझते हैं। एलिमिनेटर, मिस्ट एलिमिनेटर क्या होता है? अंडर जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस वेपर्स के साथ साथ कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं एंट्रेनमेंट के कारण। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ये लिटिल एंट्रेनमेंट ऑफ लिक्विड, किसका? एंट्रेनमेंट के कारण लिक्विड पार्टिकल्स वेपर के साथ आ जाते हैं। किसके साथ? अप फ्लोइंग वेपर, वेपर के साथ पार्टिकल आ जाएंगे जब लिक्विड पार्टिकल, तो क्या होगा? ऊपर ये पैड लगा रहेगा, ये पैड देखिए, डेमिस्टर पैड, ये वाला, ये देखिए डेमिस्टर पैड लगा हुआ है ये सारा। यहाँ से जब लिक्विड वेपर्स के साथ लिक्विड कैरी होकर यहाँ से ऊपर जाएगा, इस टाइप का लगा रहता है। यहाँ से वेपर पार्ट आएगा और लिक्विड का की अगर कुछ ड्रॉप्स को लेके जाना चाहेगा तो ये डेमिस्टर पैड क्या करेगा, ये जो लिक्विड पार्ट है उसको वापस रिटेन कर देगा। क्योंकि क्या होगा, वेपर्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने से क्या होगा, लिक्विड पार्ट कंडेंस होकर नीचे चला जाएगा और वेपर ऊपर निकल जाएगी। इसी टाइप से ये वर्क करता है सक्शन सैचुरेटर में डेमिस्टर पैड। इसमें क्या रहता है, वेपर आती हैं, स्ट्राइक करती हैं, लिक्विड पार्ट नीचे गिर जाता है, रिटेंड हो जाता है, वापस हो जाता है और वेपर्स ऊपर से निकल जाती हैं। परिभाषा से आप समझ ही सकते हैं। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ये लिटिल entrainment ऑफ लिक्विड इन द upflowing vapor may occur. The droplets are retained after the strike the surface of the pad. वेपर्स ने क्या करा, स्ट्राइक करा किस पे, डेमिस्टर पैड की सरफेस पर, और जो ड्रॉपलेट्स थी वो रिटेंड वापस आ गई। अर्थात मिस्ट एलिमिनेटर और डेमिस्टर का यही काम है कि ये वेपर्स के साथ लिक्विड को नहीं जाने देता है, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को नहीं जाने देगा। अगर एंट्रेनमेंट के थ्रू अगर लिक्विड जाएगा तो हमारा कंप्रेशर में वियर और टेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्रेशर हमारा डैमेज हो सकता है, उसके इम्पेलर ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि कंप्रेसर हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए ही डिज़ाइन होता है। कंप्रेसर हम स्क्रू कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के कंप्रेसर यूज किए जाते हैं। अब हमने बताया था कि यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, यहाँ पे मेन काम हो रहा है, ये जूल थॉमसन इफेक्ट काम कर रहा है कि जो रिसीवर से अमोनिया निकली थी और जो इकोनोमाइजर में गई तो कैसे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हुआ, कैसे हुआ ये अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे इस बाल्ब का जो काम है वो मेन काम इस बाल्ब का है, ये जूल थॉमसन इफेक्ट इस बाल्ब पर अप्लाई होता है। कैसे, आइए समझते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है, जब हम किसी भी रियल गैस को क्या कहता है, जब किसी भी हम गैस को एक हाई प्रेशर रीजन से एक लो प्रेशर रीजन में भेजेंगे किसी पोरस प्लग या बाल्ब के थ्रू, या उसका एक्सपेंशन कराएंगे, तब क्या होगा, हमें गैस का टेम्परेचर चेंज होगा, गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिलेगी। जबकि ये जो टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा उस दौरान ड्यूरिंग प्रोसेस में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अर्थात ये जो प्रोसेस होगी वो एडियाबेटिक कंडीशन में होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो गैस होगी वो एक्सपेंशन कराने पर कूल हो जाएगी। बट कुछ गैसेज क्या होती हैं, वो हमारी वार्म अप हो जाती हैं, इसलिए आर लिक्विड इट इज फोर्स्ड फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन। किससे? हाई प्रेशर रीजन से अगर हम लो प्रेशर रीजन में भेजते हैं, किसके थ्रू भेजते हैं, ए बाल्ब, किसी बाल्ब के थ्रू और पोरस प्लग। अगर हम
किसी रियल गैस या लिक्विड को एक हाई प्रेशर रीजन से एक लो प्रेशर रीजन में एक बाल्ब या पोरस प्लग के थ्रू भेजते हैं, तब क्या होता है, दिस प्रोसेस का ये टेम्परेचर चेंज क्या होगा, हमें एक टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा, टेम्परेचर चेंज विदाउट एनी हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। अब हमें टेम्परेचर चेंज तो देखने को मिलेगा, बट साथ ही साथ क्या होगी, जो प्रोसेस होगी वो एडियाबेटिक होगी, यानी हीट का एक्सचेंज सर जो प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज है वो सराउंडिंग के साथ नहीं होगा, कि वो सराउंडिंग से हीट लॉस नहीं करेगी, वो वह जूल थॉमसन इफेक्ट के कारण अपना टेम्परेचर लॉस करेगी। एडियाबेटिक प्रोसेस होती है क्यों इसमें जीरो रहेगा, यानी जो हमारी प्रोसेस है उस दौरान सराउंडिंग के साथ कोई भी गैस का सराउंडिंग से वो कोई हीट एक्सचेंज नहीं करेगी, ना लेगी ना देगी। अब क्या रहता है, मोस्ट गैसेस कूल डाउन अंडर दीज कंडीशंस बट सम लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम नियॉन विल वार्म अप। कुछ गैसें जो हैं हमारी, नाइट्रोजन गैस हुई, अमोनिया गैस हुई, ये तो कूल डाउन हो जाएंगी, बट हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें, हीलियम गैस की बात करें और नियॉन गैस की बात करें, तो ये क्या होंगी, ये वार्म अप हो जाएंगी, ये रिवर्स प्रॉपर्टी शो करेंगी। ये प्रोसेस जो होती है वो कांस्टेंट एंथैल्पी पर होती है, इस प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इस प्रोसेस को आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। एंथैल्पी क्या होता है, एच बराबर यू प्लस पी वी। इन्वर्जन टेम्परेचर साथ ही साथ ये इन्वर्जन टेम्परेचर से भी रिलेटेड रहता है। इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, इसके नीचे अगर हम किसी भी गैस का एक्सपेंशन कराएंगे तो हमें गैस क्या हो जाएगी, कूल होगी। इसके नीचे जो एक्सपेंशन कराने पर गैस क्या रहेगी, कूल रहेगी, और इसके ऊपर अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर अगर गैस का एक्सपेंशन कराएंगे तो गैस क्या हो जाएगी, वार्म अप। अर्थात इन्वर्जन टेम्परेचर एक बीच का ऐसा टेम्परेचर है जिसके नीचे एक्सपेंशन कराने पर किसी गैस कूल हो जाती है, और जिसके ऊपर एक्सपेंशन कराने पर कोई गैस जो होगी वो वार्म अप हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कंप्रेशर, क्योंकि हमने कंप्रेशर का यूज किया था यहाँ पे। कंप्रेशर का देखिए क्या काम था कंप्रेशर का। कंप्रेशर क्या करता है, कंप्रेशर हमारा जो टैंक से वेपर्स आती हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाता है, उसको कंप्रेस करता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारी इंक्रीज कर जाती है, और हमारे कंडेंसर में जाके ये इजीली अमोनिया वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं। फिर से एक बार समझिए, कंप्रेशर का काम क्या है, टेम्परेचर और कंप्रेस करके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएगा, जिससे अमोनिया वेपर्स का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने से अमोनिया वेपर्स इजीली कंडेंसर में कंडेंस हो जाएंगी। और साथ ही साथ कंप्रेशर क्या करता है, एक फ्लो पैटर्न देता है जिससे प्रोसेस हमारी कंप्लीट साइकिल मैनर में वर्क कर सके। कंप्रेशर इट राइजेस द अमोनियस बॉइलिंग पॉइंट, ये अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट को राइज करेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अलाउइंग इट टू बी लिक्विफाइड इन द कंडेंसर, जिससे क्या है ये इजीली लिक्विफाइड हो जाएंगी वेपर्स किसमें, कंडेंसर में। कंप्लीट द कूलिंग प्रोसेस, इससे हमारी क्या होगा, कंप्रेशर जो करता है, कंप्रेशर एक फ्लो पैटर्न देता है कि हमारा फ्लो आगे बढ़े, कंटिन्यूस एक साइकिल कंप्लीट हो पूरी प्रोसेस। अमोनिया फ्लो अराउंड द लूप, और अमोनिया जो वेपर्स हैं या अमोनिया की वेपर और लूप, अमोनिया का जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो सके।
कंडेंसर, कंडेंसर का भी हम यूज कर रहे थे, हमने आपको दिखाया था प्रोसेस में। ये देखिए कंडेंसर यूज हो रहा है हमारा। इस कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर क्या करता है, जैसे हमारी जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जब सेल या ट्यूब साइड हमारी वेपर्स जाती हैं, तो उन वेपर्स की उन वेपर्स का टेम्परेचर हम कम कर लेते हैं, उनकी लेटेंट हीट को ले लेते हैं, जिससे वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, अर्थात उनकी फेज चेंज हो जाए, वेपर से वह लिक्विड फेज में आ जाए वेपर्स। गैस फ्लोज थ्रू द सेल साइड और ट्यूब साइड, गैस सेल साइड या ट्यूब साइड फ्लो करेगी, कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद द कूलेंट मीडियम, और कोई भी कूलेंट मीडियम के थ्रू हम एयर या वाटर कुछ भी ले सकते हैं, कूलिंग वाटर या एयर। हीट एनर्जी फ्रॉम द गैस ट्रांसफर टू द कूलर मीडियम, जो हीट एनर्जी होगी वेपर्स की, अमोनिया वेपर्स की, वो क्या होगी, ट्रांसफ़र कर जाएगी किस में, कूलर मीडियम या हमारे कूलिंग वाटर या एयर में ट्रांसफ़र करेगी, जिस कारण क्या होगा, टेम्परेचर और एनर्जी दोनों का ड्रॉप होगा, और फेज जो होगी वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। जो हाई टेम्परेचर प्रेशर्स की गैस होती है, वेपर्स आती हैं, वो हमारी सेल या ट्यूब साइड आएंगी, कूलेंट मीडियम के कांटेक्ट में आती हैं। सेल एंड ट्यूब एक हीट एक्सचेंजर होता है। सेल साइड हम वेपर्स को भेज रहे होते हैं, ट्यूब साइड हम कूलिंग वाटर को दे रहे होते हैं। ट्यूब साइड वाला कूलिंग वाटर क्या करता है, हीट एनर्जी को गैस से लेगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, उसकी एनर्जी को रिलीज करेगा, जिससे वेपर्स की फेज गैसियस स्टेट से चेंज होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। साथ ही साथ हम जब कंप्रेशर का यूज करते हैं, तब हम कंप्रेशर में लुब्रिकेशन भी करते हैं। हम ऑयल का भी एक अपना फ्लोट पैटर्न रहता है, ऑयल भी रिसर्कुलेट करता है इस प्रोसेस में। वो क्यों करते हैं? ऑयल क्या करता है, कंप्रेशर में बियर, टियर और डैमेज को बचाता है, जिससे अगर हमारी दो सरफेसेस आयरन की अगर आप एक साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो आपस में जल्दी घिसेंगी और टूट सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। और अगर उनके बीच ऑयल की एक लेयर काम करेगी तो उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा, अर्थात वो डैमेज नहीं करेंगी, जिससे क्या होगा, नॉइज़ भी कम होगी, हमारा कंप्रेसर पर लोड भी कम पड़ेगा, एनर्जी भी कम यूज होगी, कोरिजन पार्टिकल्स हमारे कंप्रेसर में नहीं आएंगे, उससे हमारा कंप्रेसर अच्छा चलेगा। और लुब्रिकेशन सिस्टम अच्छे से वर्क करने पर कंप्रेसर की एनर्जी बनी रहेगी, कूल रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हीटअप नहीं करेगा। बियर एंड टियर डैमेज, बियर और टियर टूट फूट की डैमेज से हमारा कंप्रेसर को लुब्रिकेशन बचाता है। रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता है, आपस में घिसाव नहीं होगा। कूल्स द कूल द सिस्टम, सिस्टम हमारा ठंडा रहता है, मतलब ज़्यादा हीटअप नहीं करता है, ज़्यादा एनर्जी नहीं बढ़ती है हमारी। सील्स द कंप्रेसर चेम्बर, कंप्रेसर चेम्बर को हमारे प्रोटेक्ट कर को रखता है, उसकी सीलिंग करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कोरिजन, कोरिजन पार्टिकल्स से भी बचाता है। रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन और नॉइज़ को भी बचाता है, जिससे हमारी नॉइज़ भी कम होती है और वाइब्रेशन भी ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि अगर दो चीज़ें आपस में एक साथ, अगर उनके बीच कोई लेयर ऑयल की काम नहीं करेगी तो वो शोर ज़्यादा होगा, नॉइज़ ज़्यादा करेंगी, और ऑयल की लेयर आ जाएगी तो वो साउंड कम हो जाएगा।